नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बेहाइव की पोम जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम करने वाले हैं इस चैप्टर से, इस पोम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ में करने वाले हैं इस पोम में यूज हुए लिटरेरी डिवाइसेस। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब भी हम पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हमारे माइंड में आता है वो आती है किसी भी पोम की राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? स्टेंजास में जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अगर राइम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम क्या निकालते हैं, किसी भी पोम की राइम स्कीम निकालते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं स्टेंजा 1 से। देखिए, अवे अवे इन दी नॉर्थलैंड। अब नॉर्थलैंड क्या है? एंड वर्ड है इस लाइन का। तो यहाँ पर हमारे इससे पहले कोई भी हमारे पास कोई लाइन नहीं थी, कोई वर्ड नहीं था, तो हम इसे क्या दे देंगे? लेटर ए। अब देखिए, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास में वर्ड है, क्या फ्यू नॉर्थलैंड से राइम कर रहा है? नहीं, तो हम इसे लेटर क्या दे सकते हैं? बी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। अब क्या जो विंटर है वो फ्यू और नॉर्थलैंड से राइम कर रहा है? नहीं, तो हम इसे लेटर क्या दे देंगे? सी दे देंगे। अब देखिए, that they cannot sleep them through। क्या थ्रू जो है वो फ्यू से राइम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या हम इसे लेटर बी दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो क्या इस स्टेंजा की राइम स्कीम ए बी सी बी नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो हमने स्टेंजा 1 जो है स्टूडेंट उसकी राइम स्कीम निकाल ली है। अब इस पूरी पोम में ही स्टूडेंट्स ये जो राइम स्कीम है ए बी सी बी वही फॉलो हुई है। तो हम इस बात को एकदम कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, स्टेंजा 16 जो है उसकी भी राइम स्कीम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास में क्या है? स्टेंजा 16 है। देखिए, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, स्कूल बॉय को हम लेटर ए दे देते हैं। फिर है हैज सीन हर इन दी वुड। वुड स्कूल बॉय से राइम नहीं करता तो बी दे देंगे। उसके बाद में वेयर शी लिव्स इन दी ट्रीज टिल दिस वेरी डे। अब जो डे है क्या वो स्कूल बॉय या फिर वुड से राइम कर रहा है? नहीं, तो हम इसे लेटर क्या दे देंगे? सी दे देंगे। उसके बाद में है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। क्या फूड वुड से राइम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो हम इसे लेटर बी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हुई? ए बी सी बी। अब ये जो राइम स्कीम है स्टूडेंट, ये थ्रू आउट द पोम क्या हुई है? यूज हुई है। तो चलिए लिटरेरी डिवाइसेस पे चलते हैं। सबसे पहले है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है? द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोम और सॉन्ग। किसी भी कविता या किसी भी गीत के जो एंड के जो लाइन होती है या वर्ड्स होते हैं उनके राइम पैटर्न से क्या निकलती है? राइम स्कीम निकलती है। हमें पता है द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम इज ए बी सी बी, क्योंकि ये हमने क्या की है? अभी अभी निकाल ली है। उसके बाद में स्टूडेंट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी क्या होता है? किसी भी पोम में, किसी भी सॉन्ग में बार बार वर्ड्स का, लाइंस का या फिर फ्रेजेस का रिपीट होना क्या कहलाता है? रिपीटेशन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस पोम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट जो बार बार क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। जैसे कि आप स्टेंजा 1 में देखोगे तो अवे अवे इन दी नॉर्थलैंड में ये स्टेंजा 1 की लाइन है और यहाँ पे अवे अवे जो वर्ड है वो बार बार क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। इसी तरीके से एंड रोल्ड, अब यहाँ पर आप देखोगे रोल्ड एंड रोल्ड स्टेंजा 9 में क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। फिर है बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पर स्टेंजा 13 में ये जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं और सेम वर्ड्स जो हैं बोरिंग, ये कहाँ पर रिपीट हुए हैं? स्टेंजा 16 में रिपीट हुए हैं। तो हमें पता है कि जो वर्ड है बोरिंग वो स्टेंजा 13 और 16 में क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? रिपीटेशन है। उसके बाद में है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? किसी भी कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीट होना, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का या वर्ड का, लेटर का रिपीट होना क्या कहलाता है? आपका एलिट्रेशन कहलाता है। पास ही के वर्ड्स में, यानी कि एक लाइन में मान लीजिए कुछ वर्ड्स हैं, उनमें अगर बार बार कॉन्सोनेंट व्यंजन की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है या कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हो रहा है तो वहां पर आपका एलिट्रेशन होगा। तो देखिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्टेंजा 1 में
that they them through। तो द जो है आप देखोगे कि ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट की साउंड है, व्यंजन की साउंड है, ये बार बार रिपीट हुई है। इसी तरीके से स्टैंजा 2 में लुक लाइक फनी फरी, तो यहाँ पे ल जो है और यहाँ पे फ जो है, ये बार बार इनकी साउंड क्या है, रिपीट हुई है। इसी तरीके से स्टैंजा 3 में स्टूडेंट दे देम येट यू, लर्न लेसन टेल टेल टू, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी व्यंजन की जो साउंड है वो रिपीट हुई है। जैसे यहाँ पे द की, यहाँ पे गेट य जो है उसकी, यहाँ पे आप देखोगे टेल ट जो है उसकी बार बार रिपीट हुई है, और यहाँ पे ल जो है उसकी साउंड जो है वो बार बार रिपीट हुई है। इसी तरीके से स्टैंजा 5 में स्टूडेंट वुमन वॉज, स्टैंजा 6 में फेंट फास्टिंग, ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे एलिट्रेशन जो है उनकी साउंड रिपीट हुई है। आगे देखिए स्टैंजा 8 में स्टिल स्मॉलर, स्टैंजा 9 में टुक टाइनी, स्टैंजा 10 में सीम स्मॉल, स जो है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है ना, एस जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसकी जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुई है। इसी तरीके से स्टैंजा 13 में बिल्ड बर्ड्स बाय बोरिंग बोरिंग, यहाँ पे ब जो है और बी जो है स्टूडेंट वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और इनकी जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। फिर है हमारे पास में सिमिली। सिमिली क्या होता है मैम, सिमिली यानी स्टूडेंट किन्हीं भी दो वस्तुओं की तुलना अगर लाइक और एस के साथ में हो तो वहां पर यूज होता है सिमिली, और अगर तुलना बिना लाइक और बिना एस का यूज किए हो तो फिर वहां पर होता है मेटाफर। ये बात ध्यान रखना, सिमिली में क्या यूज होते हैं, एज और लाइक यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए, और मेटाफर में क्या यूज नहीं होते हैं, एज और लाइक यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ना तो एज यूज होता है ना ही लाइक यूज होता है। तो चलो देखो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे हुआ है लाइक और एस का यूज करके। स्टैंजा 2 में आप देखोगे स्टूडेंट द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, क्या कहा गया था कि बच्चे किसकी तरह दिखते हैं, भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं, तो कंपैरिजन किसके साथ में हुआ है, लाइक का यूज करके हुआ है। इसी तरीके से अगर आप स्टैंजा 9 देखोगे तो बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो किस तरीके से उसे बनाया, कैसे पकाया, एकदम पतला, एक पतली रोटी के समान उनसे बनाया। तो यहाँ पर एस का यूज करके कंपैरिजन हुआ है, किसका कंपैरिजन, वो जो केक था उसका कंपैरिजन किससे हुआ है, वेफर से हुआ है। फिर देखो स्टैंजा 15 में क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल, तो यहाँ पे जो क्लोथ्स थे वो बर्न हो गए थे, ठीक है, ब्लैक हो गए थे, किसके समान ब्लैक हो गए थे, कोल के समान, है ना, कोयले के समान। तो कंपैरिजन किसका यूज करके हुआ है, एस का यूज करके हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, अब करेंगे हमारे थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन आंसर। पहला सवाल देखिए, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू, आपको क्या लगता है कि कौन सी देश या फिर कौन सी देशों की बात हो रही है नॉर्थलैंड का, जब हम क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए नॉर्थ के आसपास के जो देश होंगे उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे, द नॉर्थलैंड रिफर्स टू रीजन्स अराउंड द नॉर्थ वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। जो नॉर्थलैंड है स्टूडेंट वो किसको रेफर करता है, ऐसी जगहों, ऐसे प्रदेश, ऐसे क्षेत्र की बात करता है जो कि क्या हो, नॉर्थ के पास हो, उत्तर के पास हो, जहां पर दिन जो है वो छोटे हैं और रातें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। इट कुड बी एनी कंट्री लाइक रशिया, नॉर्वे, कनाडा एक्सेट्रा, ये कोई सी भी देश हो सकते हैं, रशिया हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है, या कनाडा, या ऐसे ही बहुत सारे और देश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What did Saint Peter ask the old lady for? सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत से क्या मांगा था, तो क्या मांगा था, केक का एक सिंगल पीस मांगा था। What was the lady's reaction? लेडी का रिएक्शन क्या था, तो क्या था उसका रिएक्शन कि वो देने को तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो क्या थी, थोड़ी सी ग्रीडी थी, और उसे हर केक कैसा लग रहा था, काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था देने के लिए। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, सेंट पीटर asked the old lady for a piece of cake, क्या मांगा था, केक का एक टुकड़ा मांगा था। The lady behaved miserly and kept decreasing the size of the cake.
वो जो लेडी थी वो कैसे बिहेव करी थी, कैसे व्यवहार करी थी, कंजूसों की तरह, ठीक है, माइसिल्डी यानी कि कंजूसों की तरह कर रही थी, और केक का जो साइज था उसे छोटा करती जा रही थी, उसे कम करती जा रही थी, घटाती जा रही थी। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, और अंत में उस लेडी ने उन सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया था खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हाउ डिड ही पनिश हर। तो अब भाई खाने को कुछ भी नहीं दिया, तो सेंट पीटर ने उस लेडी को किस तरीके से पनिश किया, किस तरीके से उन्हें सजा दी। तो क्या किया उनके साथ कि उन्हें एक बर्ड में बदल दिया, उस लेडी को एक बर्ड में बदल दिया। कौन सी बर्ड? वुडपेकर में बदल दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किस में बदला था? वुडपेकर में बदला था। और क्या कहा था कि जिस प्रकार से बर्ड्स क्या करती हैं, अपने थोड़े से खाने के लिए मेहनत करती हैं, सारे दिन क्या करता है वुडपेकर, ड्राई हार्ड वुड में क्या करता रहता है, अपनी चोंच मारता रहता है, उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी क्या करना पड़ेगा? बोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? ही पनिश्ड हर बाय टर्निंग हर इनटू अ वुडपेकर दैट हैड टू बोर ऑल डे द ड्राई वुड। वो जो थे, यहाँ पर ही किसके लिए आया? सेंट पीटर के लिए आया। तो सेंट पीटर जो थे स्टूडेंट, उन्होंने उस लेडी को किस में बदल दिया था? कटफोड़ में बदल दिया था। और उसे क्या करना था? सारे दिन वो जो सूखी हुई लकड़ी थी उसके अंदर क्या करना था? छेद करना था, उसे भेदना था, बोर करना था। When the old lady did not give anything to eat to Peter, कब किया था उन्होंने ये? जब उस लेडी ने सेंट पीटर को कुछ भी खाने को नहीं दिया था, तो गुस्से में आके पनिशमेंट दे दी और क्या कर दिया? उन्हें वुडपेकर में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? किस प्रकार से कटफोड़वा अपना खाना पाता है स्टूडेंट? तो बहुत सिंपल है, कैसे पाता है? सारे दिन क्या करके? ड्राई हार्ड वुड में बोर करके, यानी कि क्या करके? उसमें छेद करके। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The woodpecker bores the hard and dry wood to get her food. क्या करता है कि वुडपेकर को क्या करना पड़ता है? सूखी हुई और कड़क सी लकड़ी में क्या करना पड़ता है? बोर करना पड़ता है, उसे में छेद करना पड़ता है फूड के लिए, खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? क्या स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है, आप क्या सोचते हैं कि वो जो ओल्ड लेडी थी ना, वो जो ग्रीडी वुमन थी, क्या वो इतनी ही अदयालु होती अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर कौन है? अगर उसे पता होता तो क्या वो सेंट पीटर को कुछ खाने को नहीं देती? तो भी क्या वो इतनी ही माइसर होती, इतनी ही कंजूस होती, इतनी ही लालची होती? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो लेडी कैसी थी? ग्रीडी थी। और अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर कौन है, और उसे ये चीज पता होती कि सेंट पीटर उसे क्या कर सकते हैं? कोई ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अगर उसे ये चीज पता होती तो वो तो उन्हें बहुत बड़ा केक देती। क्यों? जिससे कि क्या हो? सेंट पीटर उन्हें ब्लेसिंग दे और उन्हें के साथ में और कुछ अच्छा हो जाए। तो वो इतनी माइसर कभी ना होती और फटाफट से उन्हें क्या दे देती? खाना दे देती। What would she have done then? अगर उन्हें पता होता तो वो क्या करती? तो वो आराम से सेंट पीटर को खाना दे देती। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? I don't think she would not have been ungenerous and done this if she had known who Saint Peter really was. मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोचता या सोचती कि वो इतनी अदयालु होती और ये उन्होंने किया होता, यानी कि सेंट पीटर को कुछ ना खाने को दिया होता, अगर उन्हें पता होता कि सेंट पीटर वास्तव में कौन थे। On the contrary, she would have given him a large piece of cake to make him happy with the greed to get a handsome return. इसके विरुद्ध ही, इसके विपरीत ही वो क्या करती? उन्हें एक बहुत बड़ा सा केक का टुकड़ा देती, जिससे क्या होता? वो खुश हो जाते। और किस लिए देती वो उन्हें केक का टुकड़ा? क्योंकि उन्हें हैप्पी करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, अपने लालच के कारण, जिससे कि उसे क्या मिले? एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिले, यानी कि बहुत ही अच्छा कुछ रिटर्न में मिल जाए। आगे देखिए स्टूडेंट, इफ
this a true story? Which part of this poem do you feel is the most important? अगर ये कहानी स्टूडेंट सच्ची है तो आपको क्या लगता है इस कहानी का, इस पोम का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कौन सा है? जहां पर वो लेडी क्या करती है, वुडपेकर में बदल जाती है। वो चीज हमें क्या बताती है कि अगर आप लालची होंगे, अगर आप ग्रीडी होंगे, अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दुष्प्रभाव है, वो आपको झेलने पड़ेंगे। तो यहीं पर जब वो लेडी किस में बदलती है, ओल्ड लेडी किस में चेंज होती है, वुडपेकर में चेंज होती है। यही चीज हमें बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, अब कैसे लिखेंगे? नो, इट इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी नॉट अ ट्रू स्टोरी। तो ये क्या है, हमें पता तो है नहीं, प्रूफ तो हमारे पास में है नहीं कि ये सच्ची कहानी है या कल्पना है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कल्पना ही है। इट इज अ लेजेंड, ये क्या है, एक लेजेंड है, यानी कि इसका कोई तथ्य नहीं है कि ये सच है, बस ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई है। The 14th stanza of the poem is very important, where the woman changes into a woodpecker. इस पोम का स्टूडेंट जो 14वां छंद है वो क्या है, इस पोम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर वो जो ओल्ड लेडी है वो किस में बदल जाती है, एक वुडपेकर यानी कि कटफोड़वे में बदल जाती है। Since it teaches us the lesson to be generous, क्योंकि ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये जो भाग है इस पोम का स्टेंजा 14, वो हमें सिखाता है, वो हमें लेसन देता है, पार्ट सिखाता है किसका, दयालुता का, विनम्रता का, कि आपको कैसा रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वरना आपको किसका सामना करना पड़ेगा, दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ लेजेंड? एक लेजेंड क्या होता है? तो एक लेजेंड क्या होता है, एक लेजेंड एक कहानी होती है ना, पुराने जमाने की लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जिसके तथ्यों की हम जांच नहीं कर सकते कि वो सच है या फिर क्या है, एक बस कल्पना है। Why is this poem called a legend? इस कविता को एक लेजेंड क्यों कहा गया है स्टूडेंट? तो सबसे पहले तो अगर आप इस पोम का नाम याद करोगे तो क्या है, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो इसका टाइटल ही क्या है स्टूडेंट, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है। यहीं पर हम देखेंगे कि लेजेंड जो है उस वर्ड का यहाँ पर टाइटल के अंदर ही, नाम के अंदर ही यूज किया गया है। और जो यहाँ की इस पोम की पोएटेस है वो भी कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता, वो भरोसा नहीं करती कि ये कहानी जो है वो सच्ची है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? A legend is a story from ancient times about people and events which is believed to be true. एक लेजेंड एक कहानी होती है पुराने जमानों की, किसके बारे में, लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, जिस पे भरोसा किया जाता है कि वो सच्ची है, बट कैन नॉट बी वेरीफाइड, लेकिन उसकी जांच नहीं की जा सकती, पता नहीं लगाया जा सकता कि वो सच है या नहीं। इट हैज मैसेज और मॉरल, उसके अंदर, इस लेजेंड के अंदर, कहानी के अंदर क्या होता है, एक संदेश होता है, एक मॉरल लेसन होता है ना, एक नैतिक पाठ हमें सिखाता है। द टाइटल ऑफ द पोम टेल्स दैट इट इज अ लेजेंड। अब स्टूडेंट्स, इस पोम का जो टाइटल है, जो नाम है, वही उसी में क्या यूज हुआ है, लेजेंड यूज हुआ है, वही हमें बताता है कि ये पोम क्या है, लेजेंड है। द पोएट हरसेल्फ सेज दैट आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। और इस पोम की जो पोएट है, पोएटेस है, वो खुद भी कहती है कि आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, कि मैं भरोसा नहीं करती कि ये क्या है, ये कहानी सच्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। ये जो कहानी है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड स्टूडेंट, इन्हें लगभग आपको कितने सेंटेंसेस में लिखना है, 10 सेंटेंसेस, 10 वाक्यों में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए इसका आंसर। One day Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where a woman lived. एक दिन सेंट पीटर प्रीचिंग करते हुए, उपदेश देते हुए दुनिया में इधर उधर घूम रहे थे और एक कुटिया, एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां पर एक औरत रहती थी।
शी वॉज बेकिंग केक्स, वो केक्स पका रही थी, बना रही थी. She was asked by Saint Peter for alms who had become weak because of fasting and traveling. तो उसे सेंट पीटर के द्वारा भिक्षा के लिए, यानी कि फूड के लिए, अब उनकी भिक्षा क्या थी, खाना था, तो आप लिख सकते हैं, फूड भी लिख सकते हैं, अल्म्स भी लिख सकते हैं, भिक्षा भी लिख सकते हैं. भिक्षा के लिए पूछते हैं जो कि कमजोर हो गए थे उपवास की वजह से और यात्रा की वजह से. The cake that she was baking then appeared to be too big to give away. अब क्या होता है कि वह केक जो कि वो लेडी उस समय पका रही थी, वो केक उसे कैसा लगता है, देने के लिए काफी ज्यादा बड़ा लगता है. ठीक है, आगे देखिए. So she baked another smaller one, but it also seemed too big to her. तो वो एक और छोटा सा केक बनाती है, लेकिन वो केक भी उसे काफी ज्यादा बड़ा प्रतीत होता है, दिखता है. At the end, her greed forced her not to give him anything. और अंत में उसका जो लालच होता है उसे मजबूर कर देता है सेंट पीटर को कुछ भी ना देने के लिए, यानी कि उसकी जो ग्रीड है वो उसे रोकती है कि भाई इसे कुछ भी मत दो, क्योंकि ये सारे केक तो क्या है, काफी ज्यादा बड़े हैं, ये तो मैं खुद के लिए रख लेती हूँ. He became angry and made her a woodpecker who had to bore hard dry wood to get food. तो अब वो क्या होते हैं, सेंट पीटर गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और उसे एक वुड पैकर, कट फोड़वा बना देते हैं, जिसे कि क्या करना होगा, भेदना होगा कड़क सूखी हुई लकड़ी को अपना खाना पाने के लिए. Her clothes were burned to ashes and she was left with a cap on her head. अब उसके जो कपड़े होते हैं वो जल जाते हैं, राख बन जाते हैं और उसके सर पर क्या बचती है, बस एक कैप बचती है, एक टोपी बचती है. आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि आपने कभी वुड पैकर देखा भी हो, कटफोड़वा देखा भी हो, तो उसके सर पे क्या होता है, एक रेड कलर की कैप सी लगती है, क्योंकि रेड कलर का उसका सर का हिस्सा होता है. तो वही जो कैप है वो उसके सर पर बचती है. She continued boring into hard wood for her little food. उसने जारी रखा बोर करना कड़क लकड़ी को अपने थोड़े से खाने के लिए. Till now she has to bore all day. और आज तक के दिन पर स्टूडेंट, आज तक उसे क्या करना पड़ता है, पूरे दिन छेद करना पड़ता है लकड़ी के अंदर, पूरे दिन क्या करना पड़ता है, बोर करना पड़ता है. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's look at words at the end of the second and fourth lines. कुछ words देखिए सेकंड और फोर्थ लाइन के एंड में, जैसे कि snows, clothes, true, you, below, no. We find that snows rhymes with clothes, true rhymes with you and below rhymes with no. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो स्नोज है वो किससे राइम कर रहा है, क्लोथ से राइम कर रहा है. इसी प्रकार से ट्रू जो है वो यू से राइम कर रहा है और बिलो जो है वो नो से क्या कर रहा है, राइम कर रहा है. फाइंड मोर सच राइमिंग वर्ड्स. तो आपको क्या करने हैं स्टूडेंट, इसी प्रकार के और बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. अब स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा. तो चलिए अभी हम इसका आंसर देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है इस पोम के अंदर राइमिंग वर्ड्स हैं. तो चलिए देखिए. द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम आर, कुछ राइमिंग वर्ड्स इस पोम के अंदर हैं, जैसे कि अर्थ, हर्थ, डन, वन, ले, अवे, अनदर, ओवर, फ्लैट, दैट, फेंट, सेंट, फॉर्म, वार्म, फूड, वुड, सेम, फ्लेम. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा आपने कि ये सभी आपके क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं इस पोम के अंदर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू.